एपिसोड 12। हवेली के खंडहर को पीछे छोड़े हुए अब 3 दिन बीत चुके थे। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, कक्षाएं, शहर की भीड़, कॉलेज की रौनक। लेकिन अर्जुन, सिया और कबीर के भीतर अब भी एक तूफान चल रहा था। कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। छात्र छात्राएं अपने अपने ग्रुप्स में हंसते बोलते घूम रहे थे, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए ये सब एकदम अजीब लग रहा था। अर्जुन क्लासरूम में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें ब्लैकबोर्ड पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर कहीं दूर अटकी हुई थीं। प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे, पर उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। सिया पास में बैठी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। नींद जैसे कई रातों से उसके पास नहीं आई थी। तुम अब भी उसी बारे में सोच रहे हो ना? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर चुपचाप नोटबुक पर पेन चलाने लगा, लेकिन शब्दों की जगह केवल बेतरतीब रेखाएं खींचता रहा। कबीर क्लास के पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मस्ती और मजाक वाली चमक गायब थी। वो बार बार अपने मोबाइल में हवेली की ढही हुई तस्वीरें देखता और गहरी सांस छोड़ता। क्लास खत्म होने के बाद तीनों कैंटीन में मिले। चारों ओर शोरगुल और हंसी थी, लेकिन उनकी टेबल पर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। कबीर, तुम लोगों को भी लगता है वो बात यहीं खत्म हो गई? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे कहा। नहीं, वो आत्मा भले हवेली के साथ चली गई हो, लेकिन उसका वादा अभी हमारे सर पर है। उसने कहा था कि उसकी कहानी सबको बताओ। सिया ने कॉफी का कप हाथ में पकड़ते हुए कहा। लेकिन कैसे? कौन सुनेगा हमें? लोग हंसेंगे कि हम भूत प्रेत की कहानियां बना रहे हैं। कबीर ने सिर हिलाया। और सबसे बड़ी बात, हमें पता ही नहीं है कि वो लड़की असल में कौन थी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसके साथ हुआ सब कुछ भी तो नहीं जानते। अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखा। तो हमें सच ढूंढना होगा, उसकी पहचान, उसकी मौत का कारण और जिसने उसे दफनाया उनका नाम। तभी हम उसका वादा पूरा कर पाएंगे। उस शाम अर्जुन लाइब्रेरी गया। वहां पुराने अखबारों का एक सेक्शन था। उसने पिछले 50 सालों के अखबार पलटने शुरू किए। पन्ने दर पन्ने पुराने किस्सों से भरे हुए थे। कहीं राजनीति, कहीं अपराध, कहीं खोई हुई जिंदगियां। लेकिन अर्जुन की नज़र कुछ खास तलाश रही थी। कई घंटे बीत गए। उसकी आंखें थकने लगी। तभी उसे 1985 का एक अखबार मिला। उसमें एक छोटा सा आर्टिकल छपा था। स्थानीय हवेली में रहस्यमय हादसा, युवती लापता। पुलिस ने मामले को दबाया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत सिया और कबीर को मैसेज किया। कुछ मिला है, तुरंत लाइब्रेरी आओ। सिया और कबीर तुरंत आ गए। अर्जुन ने अखबार का कटिंग उनके सामने रखा। हवेली, युवती लापता। उसके हाथ कांपने लगे। ये वही हो सकती है, वही लड़की जिसकी आत्मा हमने देखी। कबीर ने माथा पकड़ा। तो ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये असल में किसी की जिंदगी थी जो खत्म कर दी गई और सबूत दबा दिए गए। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, यही तो हमें साबित करना है। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि उन्हें कॉलेज की मदद लेनी चाहिए। प्रिंसिपल शर्मा कॉलेज के सबसे पुराने स्टाफ में से एक थे। वे 70 साल से ऊपर के थे और शहर की हर घटना के गवाह माने जाते थे। अर्जुन, सिया और कबीर उनके ऑफिस पहुंचे। सर, हम आपसे एक पुरानी घटना के बारे में पूछना चाहते हैं। 1985 में हवेली से जुड़ी कोई बात? प्रिंसिपल शर्मा की आंखों में एक पल को चमक आई, लेकिन तुरंत उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। तुम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। ऐसे मामलों में पड़ना ठीक नहीं। सिया ने विनती की। लेकिन सर, वो किसी की जिंदगी थी। उसकी मौत आज तक रहस्य है। क्या आपको कुछ पता है? प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहे। उनकी उंगलियां मेज पर थिरकने लगी। फिर धीरे से बोले, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उस हवेली के मालिक बहुत ताकतवर लोग थे। उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पुलिस, अखबार सबको खरीद लिया था। और उस युवती का नाम शायद अनामिका था। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अनामिका, यही उसका नाम था। कबीर ने भौहें चढ़ाई। तो अब हमें उसकी कहानी और गहराई से पता करनी होगी। अगर प्रिंसिपल इतना जानते हैं तो और लोग भी जानते होंगे। सिया ने सहमते हुए कहा। लेकिन अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस सच को खोजना खतरनाक होगा?
जिन लोगों ने इतने साल पहले ये सब छुपाया वो आज भी जिंदा हो सकते हैं और ताकतवर भी। अर्जुन ने बिना झिझके जवाब दिया। डर से सच नहीं बदलता, हमें उसका इंसाफ दिलाना ही होगा। उस रात अर्जुन अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखें बार बार उसी अखबार की कतरन पर टिक जाती थी। अचानक उसने गौर किया कि उस आर्टिकल में एक नाम जिक्र किया गया था, रायचंद हवेली के मालिक का बयान। रायचंद, ये नाम अर्जुन ने पहले भी सुना था और तब उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर आई। रायचंद परिवार आज भी शहर का सबसे ताकतवर और अमीर परिवार था। क्या अनामिका की मौत का रहस्य उसी परिवार से जुड़ा था? अर्जुन ने तुरंत कबीर और सिया को फोन मिलाया। मुझे नया सुराग मिला है, अनामिका का रिश्ता रायचंद परिवार से था। फोन के उस पार कुछ देर चुप्पी रही। फिर कबीर की आवाज आई, मतलब हमें सीधे शेर के मुंह में घुसना होगा। सिया ने कांपते स्वर में कहा, अगर ये सच है तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, जो भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सिर्फ अनामिका की कहानी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उसकी आंखों में वही जुनून था जो उसे हवेली तक ले गया था, और अब वही जुनून उसे रायचंद परिवार के अंधेरे सच तक ले जाएगा। विराट की हवेली की गहरी खामोशी उस रात और भी बोझिल लग रही थी, जैसे दीवारों में छुपे रहस्य धीरे धीरे सांस ले रहे हों। अदिति अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसका दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, विराट मुझे यहाँ क्यों लाया है? सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए, या इसके पीछे कोई और कारण है? वो खिड़की से आंगन की तरफ देख रही थी। दूर विराट खड़ा था, हाथ में फोन लिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन अदिति को इतना सुनाई दिया कि वो किसी से कह रहा था, वो यहीं रहेगी, किसी भी हाल में। अदिति का दिल धक से रह गया। कौन लेनी चाहिए? क्या सच में सिर्फ उसकी सुरक्षा का मामला है, या विराट उसे यहाँ कैद रखना चाहता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है सचमुच खतरा हो। लेकिन अगले ही पल उसके मन ने जवाब दिया, तो फिर ये सब रहस्य क्यों, ये छुपा छुपी क्यों? अगले सुबह नाश्ते की टेबल पर अदिति और विराट आमने सामने बैठे थे। अदिति ने चुपचाप चाय का कप उठाया। विराट ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, विराट, आज तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अदिति, इजाजत? मतलब क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? विराट, कैदी नहीं, लेकिन सुरक्षित रहना तुम्हारे लिए जरूरी है। अदिति तेज स्वर में, सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि मेरी आज़ादी छीन ली जाए, मुझे हक है बाहर जाने का। विराट की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें तुम अभी नहीं समझोगी। उसका ये वाक्य अदिति के दिल को और चुभ गया। वो जानती थी कि विराट कुछ छुपा रहा है। दिन ढलते ही अदिति हवेली के गलियारों में घूमने लगी। उसका मन अब और नहीं मान रहा था। हर तरफ पुरानी पेंटिंग्स, भारी पर्दे और रहस्यमय खामोशी। चलते चलते उसने देखा एक दरवाज़ा बंद पड़ा है, लेकिन उसके नीचे से हल्की रोशनी झलक रही है। जिज्ञासा से वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो बंद था। फिर उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, किसी आदमी की भारी आवाज़। अगर उसे सच पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर विराट की आवाज़, वो सच कभी नहीं जान पाएगी जब तक मैं चाहता हूँ। अदिति का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो फौरन पीछे हट गई। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। मतलब विराट मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उस रात अदिति ने ठान लिया कि अब वो सीधे विराट से जवाब लेगी। वो उसके कमरे में चली गई। अदिति कड़े स्वर में, विराट, मुझे सच बताओ, तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? विराट उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। अभी सही समय नहीं है। अदिति, सही समय? तुम मेरे बारे में फैसले लोगे और मैं चुप रहूंगी? मैं कोई गुड़िया नहीं हूं। अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़ दूंगी। ये सुनते ही विराट तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अदिति का दिल दहल गया। विराट धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हें जाने की इजाजत सिर्फ मेरी होगी। याद रखना अदिति, यहाँ हर चीज मेरी मर्जी से होती है। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। उनमें जुनून भी था और एक डरावना अंधेरा भी। वो रात अदिति ने जागते हुए गुजारी। उसे लग रहा था कि जैसे विराट की हवेली किसी सुनहरी कैद से कम नहीं, बाहर से आलीशान लेकिन अंदर रहस्यों से भरा। सुबह होते ही उसने सोचा कि अगर मुझे सच जानना है तो मुझे खुद तलाश करनी होगी। विराट पर भरोसा करके मैं और अंधेरे में नहीं रह सकती। वो दोपहर को चुपचाप हवेली के पीछे के हिस्से में चली गई।
वहां पुराने तहखाने जैसा रास्ता दिखा, मकड़ी के जालों और धूल से भरा। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। तहखाने की गहराई में जाते जाते उसे दीवार पर एक पुराना ताला लगा अलमारी दिखा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, पीछे से आवाज आई, अदिति। उसका दिल जोर से धड़क उठा। पीछे मुड़कर देखा तो विराट खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और अदिति का हाथ पकड़ लिया। विराट, गरजते हुए, कौन सी हिम्मत दी तुम्हें? जो जगह मैंने मना की थी वहां क्यों आई? अदिति डर और गुस्से में कांपते हुए बोली, क्योंकि तुम सच छुपा रहे हो। तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो। ये सब नाटक है ना? विराट कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और अदिति की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सच जानने की इतनी ही चाह है तो ठीक है, लेकिन याद रखना, ये सच तुम्हें तोड़ सकता है। अदिति हिम्मत जुटाकर बोली, मैं टूटना मंजूर है, लेकिन झूठ में जीना नहीं। विराट ने धीरे धीरे ताले को खोला। अंदर से कुछ फाइलें और पुरानी तस्वीरें निकली। अदिति की सांसें रुक सी गईं। तस्वीरों में वही थी, अदिति, लेकिन बहुत साल पुरानी, जैसे किसी गुप्त कैमरे से ली गई हो। अदिति, हैरान और कांपती आवाज में, ये सब क्या है? मेरी तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे? विराट ने आंखें बंद की और बोला, क्योंकि तुम्हारा अतीत मेरी जिंदगी से जुड़ा है अदिति। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, उस राज की चाबी हो जिसे मैं बरसों से छुपा रहा हूं। अदिति का दिल बैठ गया। उसके दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ। मतलब, मेरी जिंदगी से जुड़ा कोई राज और मुझे खुद नहीं पता? विराट ने उसकी ओर बढ़कर कहा, अगर तुम ये सच जान गई तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच विराट? मुझे बताओ, मैं कौन हूं? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। बाहर हवाओं की सरसराहट और अंदर दो धड़कते दिल। विराट ने उसकी ओर झुककर सिर्फ इतना कहा, तुम वही हो जिसकी वजह से मेरा पूरा साम्राज्य खतरे में है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के तहखाने की ठंडी हवा में सब कुछ जैसे थम सा गया था। विराट के शब्द अब भी अदिति के कानों में गूंज रहे थे, तुम वही हो जिसकी वजह से मेरा पूरा साम्राज्य खतरे में है। अदिति के कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल जैसे किसी तेज हथौड़े से चोट खा रहा हो। अदिति, कांपती आवाज में, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कैसे तुम्हारे साम्राज्य के लिए खतरा हो सकती हूं? विराट की आंखें बुझी हुई चिंगारी की तरह थी, जिनमें दर्द और गुस्से का अजीब संगम था। विराट, तुम्हारे अतीत से जुड़ी बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम खुद भूल चुकी हो या शायद कभी जान ही नहीं पाई। लेकिन मैं सब जानता हूं अदिति, तुम्हारे होने से ही मेरी जिंदगी और मेरे दुश्मन एक दूसरे से टकराते हैं। विराट ने धीरे धीरे अलमारी से एक और फाइल निकाली। उसने अदिति के सामने टेबल पर पटक दी। फाइल खुलते ही अदिति ने देखा, उसमें कई अखबारों की कतरनें थीं, पुरानी रिपोर्टें, कुछ सरकारी दस्तावेज और तस्वीरें। एक तस्वीर पर उसकी नज़र अटक गई, एक औरत की तस्वीर जो बिल्कुल अदिति जैसी दिख रही थी, बस उम्र में बड़ी, आंखों में वही गहराई। अदिति हैरानी से, ये कौन है? विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ है। अदिति का दिल एक पल को रुक गया। अदिति, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। पापा ने हमेशा यही कहा था। विराट ने जो कहा वो आधा सच था। तुम्हारी माँ का नाम संध्या मेहता था, और वो सिर्फ एक साधारण औरत नहीं थी, वो उसी साम्राज्य से जुड़ी थी जिससे मैं हूँ। अदिति का सिर चकरा रहा था। उसने कांपते हाथों से एक और कागज उठाया। उसमें लिखा था, संध्या मेहता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसके नीचे एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था, गुप्त व्यापारिक सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के करीब। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। मतलब, मेरी माँ भी पत्रकार थीं और उन्होंने तुम्हारे सिंडिकेट को बेनकाब करने की कोशिश की? विराट की जबड़े की नसें तन गईं। हाँ, और उसी कोशिश में उनकी जान चली गई। लेकिन तुम जानती हो सबसे बड़ा झटका क्या है? अदिति, क्या? विराट सख्त स्वर में, तुम्हारी माँ की मौत हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, और वो साजिश मेरे ही परिवार ने रची थी। अदिति के होंठ सूख गए, उसकी आंखें फैल गईं। कि तुम्हारा परिवार मेरी माँ का कातिल है? विराट ने उसकी आंखों में देखा, जैसे सच्चाई का बोझ खुद उसे भी कुचल रहा हो। हाँ, मेरे पिता ने ये सब किया, लेकिन याद रखना, मैंने नहीं। अदिति का शरीर कांप रहा था, उसकी मुट्ठियां कस गईं। तो इसका मतलब मैं उस इंसान की हवेली में रह रही हूं जिसका परिवार मेरी माँ का कातिल है, और
तुम ये सब जानते हुए भी मुझे यहाँ लाए? विराट ने तेज आवाज में कहा। हाँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता तो वो लोग तुम्हें भी मार देते। जो खेल तुम्हारी माँ ने शुरू किया था उसकी कीमत तुम चुका रही हो। तुम्हारे पीछे वही लोग पड़े हैं, और अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम अब तक जिंदा नहीं होती। अदिति के अंदर गुस्सा और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? क्यों मुझे कैद करके रखा? अगर तुम चाहते तो साफ साफ बता सकते थे। विराट का चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। विराट ने धीरे से कहा, क्योंकि सच अक्सर लोगों को तोड़ देता है, और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। अदिति के आंसू उसके गालों पर बहते रहे। वो कुर्सी पर गिर पड़ी और धीमी आवाज में बोली, तुम मेरा पूरा अतीत झूठ था। मेरे पापा ने सच छुपाया, और तुमने भी। सबने मुझसे धोखा किया। विराट उसके पास आया, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। मुझसे दूर रहो। तुम्हारे परिवार ने मेरी माँ की जान ली। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। विराट का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी झलक रही थी। उसने अचानक अपना हाथ दीवार पर दे मारा। आवाज गूंज उठी, हाँ, मेरे परिवार ने गुनाह किया, लेकिन मैं उस गुनाह का हिस्सा नहीं था। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपना पिता की गलतियों का बोझ ढो रहा हूं, और तुम उस सजा का हिस्सा बन रही हो जिसे मैं भुगत रहा हूं। उसने अदिति की ओर देखा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ये जानो, लेकिन अब जब जान ही गई हो तो समझ लो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी आसान नहीं हो सकता। अदिति ने आंसू पोंछे। उसका चेहरा अब सख्त हो चुका था। अगर मेरी माँ को तुम्हारे परिवार ने मारा तो मैं उनकी मौत को यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। विराट की आंखों में हल्की सी चमक और दर्द दोनों आए। तो अब तुम दुश्मन बनना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं, और अगर न्याय पाने के लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा तो हाँ, मैं जाऊंगी। वातावरण में गहरी खामोशी छा गई। बाहर हवाओं की सरसराहट थी, और अंदर दो टूटे दिलों की धड़कनें। विराट धीरे धीरे अदिति के करीब आया। उसकी आंखों में अजीब सी जंग चल रही थी। याद रखना अदिति, अगर तुमने यह रास्ता चुना तो हमारे बीच सिर्फ दर्द बचेगा, और मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें दुश्मन मानकर भी जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। अदिति की आंखों में आंसू फिर आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। और मैं नहीं जानती कि अपनी माँ के कातिलों को माफ करके जी पाऊंगी या नहीं। दोनों की नजरें टकराईं। हवेली की दीवारें जैसे उनके दर्द की गवाह बन गई। सच सामने आ चुका था, और अब उनके रास्ते अलग ही होने वाले थे। अदिति ने आंसू पोंछे और हवेली के सर्द दीवारों को देखते हुए अचानक अपने भीतर एक नया संकल्प महसूस किया। उसने ठान लिया था, अब और चुप नहीं बैठना। विराट ने पास आने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने हाथ उठाकर रोक दिया। अदिति, कठोर आवाज में, तुम्हारे शब्दों का असर मुझ पर अब नहीं होगा। सच सामने आ चुका है, और मैं इस हवेली से निकलकर अपनी माँ के अधूरे मिशन को पूरा करूंगी। विराट ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। विराट, अदिति, तुम नहीं समझ रही हो। बाहर सिर्फ अंधेरा है। जो लोग तुम्हारी माँ के पीछे थे वही तुम्हारे पीछे हैं। अगर तुम बाहर गई तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगी। अदिति, तो क्या मैं यहाँ रहकर अपनी माँ के कातिलों की यादों के बीच सड़ती रहूं? कभी नहीं। उस रात अदिति ने तय किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगी। हवेली में पहरेदार थे, लेकिन उसके भीतर गुस्सा और हिम्मत दोनों उमड़ रहे थे। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर दूर तक धुंध छाई थी। हवेली के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं जिन पर निगरानी कैमरे लगे थे, लेकिन अदिति का ध्यान उन कैमरों के बीच के अंधेरे हिस्से पर गया जहां रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उसने चुपचाप चप्पलें उतारी और धीरे धीरे खिड़की से बाहर निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जरा सा शोर हुआ तो सब खत्म हो सकता था। वो दीवार तक पहुंची और उसे चढ़ने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आवाज धीरे से, क्या करने जा रही हो अदिति? वो विराट था। अदिति ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। अदिति, तुम मुझे रोक नहीं सकते विराट, ये मेरा फैसला है। विराट, तुम्हारा फैसला तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा, और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। अदिति, आंखों में आंसू लिए, तो क्या मुझे कैद करके रखोगे? मेरी माँ ने जिस सच्चाई के लिए जान दी, क्या मैं उस रास्ते पर भी नहीं चल सकती? विराट कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, विराट, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं निर्दयी हूं? नहीं अदिति, मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
अदिति की सांस अटक गई। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर और प्रेम था। लेकिन उसी क्षण अचानक तेज आवाज हुई। हवेली की दीवार के उस पार से गोलियों की बौछार होने लगी। अदिति और विराट दोनों झुक गए। अदिति हैरान होकर, ये क्या हो रहा है? विराट गंभीरता से, मैंने कहा था ना, बाहर दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मां को मार डाला था और अब तुम्हें भी चुप कराना चाहते हैं। अदिति का चेहरा पीला पड़ गया। विराट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। दोनों हवेली के गलियारे में दौड़े। हवेली की बत्तियां बंद कर दी गईं। पहरेदार दौड़ते हुए दरवाजों की ओर गए, लेकिन गोलियों की आवाज और तेज होती जा रही थी। अदिति सांस फूलते हुए बोली, अदिति, अगर ये लोग सचमुच अंदर आ गए तो? विराट, तो मैं उन्हें मार गिराऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अदिति ने उसकी ओर देखा और उसका गुस्सा अभी भी था, लेकिन पहली बार उसने विराट की आंखों में वो सच्चाई देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। वो सचमुच उसकी परवाह करता था। वो दोनों तहखाने में पहुंचे। वहां एक लोहे का दरवाजा था। विराट ने पासवर्ड डालकर उसे खोला और अदिति को अंदर धकेल दिया। अदिति घबराकर, ये कहाँ ला रहे हो मुझे? विराट, यही वो जगह है जहां तुम्हारी मां की सारी फाइलें छिपी हैं। उन्होंने अपनी जान देने से पहले सारे सबूत यही रखे थे, और मुझे लगता है आज रात तुम्हें सब कुछ जान लेना चाहिए। अदिति की आंखें फैल गई। सामने पुरानी अलमारियां और बक्से रखे थे। उनमें सैकड़ों कागज, फाइलें और रिकॉर्डिंग डिवाइस थे। उसने कांपते हाथों से एक टेप उठाया। उसमें उसकी मां की आवाज थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लो कि मेरी मौत एक हादसा नहीं होगी। इसके पीछे उस साम्राज्य का हाथ होगा जो सालों से लोगों का खून चूस रहा है। अदिति के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट ने धीरे से कहा, अब तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा था। तुम्हारी मां का मिशन अधूरा है, लेकिन उसका पीछा करने का मतलब है तुम्हारा भी अंत। अदिति, और अगर मैं डर गई तो मेरी मां की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मैं इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों न जाना पड़े। विराट ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। विराट, तुम सचमुच अपनी मां की बेटी हो। उसी पल दरवाजे पर धमाके होने लगे। दुश्मनों ने तहखाने तक पहुंच बना ली थी। विराट ने बंदूक निकाली और अदिति को पीछे धकेल दिया। विराट, तुम इन फाइलों को पकड़ के रहना। ये तुम्हारी मां की आखिरी निशानी है। मैं उन्हें तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। अदिति की आंखों में डर और आंसू थे, लेकिन उसने फाइलें सीने से लगा ली। बाहर से आवाज आई, दरवाजा तोड़ दो, अदिति को जिंदा मत छोड़ना। हवेली की जमीन कांप रही थी और उस अंधेरे तहखाने में अदिति और विराट का रिश्ता अब जीवन मरण की लड़ाई में बदलने वाला था। जंगल के भीतर अब अंधेरा गहराने लगा था। सूरज ढल चुका था और आसमान में बस हल्की सी बैंगनी आभा तैर रही थी। पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट मिलकर एक अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। आरव, कबीर, मीरा और जोया अब उस गुफा के सामने खड़े थे जहां उन्हें विश्वास था कि ताबीज का असली रहस्य छिपा है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, ये आखिरी पड़ाव है। कबीर ने अपने हाथ में पकड़े मशाल को थोड़ा ऊंचा किया। सवाल यह है कि अंदर हमें क्या मिलेगा, ताबीज या फिर मौत? मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम डर कर रुक नहीं सकते। अगर आज पीछे हटे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जोया चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो। चारों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़े। भीतर घुप अंधेरा था। सिर्फ मशाल की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, कहीं युद्ध के दृश्य, कहीं किसी राजा का दरबार और कहीं एक रहस्यमयी महिला जो ताबीज अपने गले में पहने हुए थी। मीरा ने उन चित्रों को गौर से देखा। ये वही रानी होगी जिसके बारे में किताबों में लिखा था। कहा जाता है कि उसने इस ताबीज को पाने के लिए 100 से ज्यादा बलिदान दिए थे। कबीर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो मतलब ताबीज के पीछे सिर्फ शक्ति नहीं, खून की प्यास भी जुड़ी है। आरव ने चुप रहकर दीवार पर हाथ फेरा। उसे लगा जैसे पत्थरों में हल्की सी गर्माहट है। गुफा के अंत में एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही ताबीज का प्रतीक उकेरा हुआ था। जोया अचानक रुक गई। ये दरवाजा, ये सिर्फ चाबी से नहीं खुलेगा, इसमें बलिदान भी मांगा जाएगा। सबने उसकी तरफ चौंक कर देखा। तुम्हें कैसे पता? जोया की आंखें नम हो गईं। क्योंकि मेरे खून में उसी वंश का असर है। मैं जानती हूं इस ताबीज के रहस्य को।
मीरा और कबीर दोनों एक साथ बोले। क्या? जोया ने कांपती आवाज में कहा। मेरे पूर्वजों में से एक उस रानी के परिवार से था, इसीलिए मेरे खून में उसकी पहचान है। इस दरवाजे को खोलने के लिए मेरे खून की कुछ बूंदें काफी होंगी। आरव ने तुरंत विरोध किया। नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। लेकिन जोया ने दृढ़ नजरों से उसकी ओर देखा। अगर मैंने ये बलिदान नहीं दिया तो हम कभी इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर शायद यही मेरी किस्मत है। उसने अपनी कलाई पर हल्की सी चोट लगाई और खून की कुछ बूंदें दरवाजे पर टपकाईं। धीरे धीरे पूरा दरवाजा गड़गड़ाने लगा। पत्थरों से तेज रोशनी फूटने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चबूतरे पर चमकता हुआ ताबीज रखा था। चारों ने मिलकर अंदर कदम रखा। ताबीज की चमक इतनी तेज थी कि आंखें झपकानी पड़ रही थीं। मीरा ने कहा, तो ये है वो ताबीज जिसके लिए सदियों से खून बहा है। लेकिन तभी पूरा कक्ष हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। ताबीज अचानक जमीन से ऊपर उठ गया और उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी। जो भी मेरी शक्ति को पाना चाहता है, उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। कौन आगे आएगा? कबीर ने तलवार निकाली। मैं तैयार हूं। लेकिन आवाज गूंजी, ये शक्ति तलवार से नहीं, आत्मा से जीती जाती है। सबने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार आरव आगे बढ़ा। मैं सामने आऊंगा। अगर किसी को इस शक्ति की रक्षा करनी है तो वो मैं हूं। आरव के सामने अचानक 3 छवियां प्रकट हुईं। उसका बचपन, जब उसने पहली बार किसी निर्दोष दोस्त को धोखा दिया था। वो रात, जब उसने अपने परिवार को खो दिया और अपने आप को दोषी माना। और आज, जब जोया की जान खतरे में थी और वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। आवाज ने पूछा, क्या तुम अपनी आत्मा के इन घावों को स्वीकार करते हो? क्या तुम शक्ति के लिए सच का सामना कर सकते हो? आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, मैंने गलतियां की हैं। हाँ, मैंने डर कर भागने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं भागना नहीं चाहता। अगर इस शक्ति से मैं अपने दोस्तों की रक्षा कर सकता हूं, तो मैं ये सच स्वीकार करता हूं। तुरंत ही आग का घेरा बुझ गया और ताबीज धीरे धीरे नीचे उतर आया। ताबीज ने चमकते हुए खुद ब खुद आरव के गले में जगह ले ली। उसकी शरीर से तेज रोशनी फूटी और उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति झलकने लगी। मीरा ने कहा, अब तुम ताबीज के असली स्वामी हो आरव। कबीर मुस्कुराया। तो आखिरकार ये सफर कामयाब हुआ, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि जब दुश्मनों को पता चलेगा कि ताबीज तुम्हारे पास है, तो पूरा संसार तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जोया ने धीरे से आरव का हाथ थाम लिया। जो भी हो, हम साथ खड़े रहेंगे। गुफा हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे। चारों ने तेजी से बाहर भागकर गुफा से निकलने में सफलता पाई। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और दूर कहीं से युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, खेल अब शुरू हुआ है। ये ताबीज सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है, और मैं इसे आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मीरा, कबीर और जोया ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ संकल्प था।